स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले लेक्चर में आपने देखा कि अरेस्ट के सेक्शन 54 तक की प्रोविजंस हमने कवर किए थे और जो सेक्शन 54 तक में जो मेन प्रोविजंस हैं कि अरेस्ट किसके द्वारा किया जा सकता है, अरेस्ट किस प्रकार से किया जा सकता है और अरेस्ट करने के बाद क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं और अरेस्ट जो अरेस्टी है उसके क्या राइट्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने चर्चा की थी इसकी। लेकिन इसमें थोड़े से कुछ प्रोविजंस छोटे मोटे और रह गए हैं जो मैं उम्मीद करता हूं कि आज वो कवर हो जाएंगे। इसमें सबसे पहले एक 54A का प्रोविजन है जो ये कहता है कि जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करने वाले व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित की जानी है। यानी आरोप तो है लेकिन संदेह के आधार पर पुलिस ने अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन वास्तव में वही अपराधी जिस अपराध का उस पर आरोप है उसमें इन्वॉल्व था या नहीं, इसकी शिनाख्त की जानी है। इसको शिनाख्त की कार्रवाई कहते हैं। तो शिनाख्त की कार्रवाई की जानी है, तो जिन व्यक्तियों के द्वारा शिनाख्त की कार्रवाई की जानी है उनके द्वारा कराने के लिए जो कंसर्निंग मजिस्ट्रेट है उसको अप्रोच किया जाएगा और वो मजिस्ट्रेट जो भी उचित माध्यम हो, उचित तरीका हो, उचित प्रक्रिया हो, उसका निर्देश देगा और उसके माध्यम से उसकी शिनाख्त की कार्रवाई कराई जाएगी। तो प्रोविजन जो दिख रहा है आपको स्लाइड पे, उसके हिंदी वर्जन इस तरह से है कि जहां किसी व्यक्ति को अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और ऐसे अपराध के अन्वेषण के उद्देश्य के लिए किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से उसकी पहचान कराना आवश्यक निश्चित हो, तो पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी यानी SHO के आवेदन पर क्षेत्राधिकार वाला न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से स्वयं की पहचान के विषय में न्यायालय उपयुक्त समझे ऐसी रीति से करवाने के निर्देश दे सकेगा। तो ऐसी रीति कौन सी है? तो इसके संबंध में आपको कुछ केस लॉ की स्टडी करनी होगी। कई बार इसकी शिनाख्त की कार्रवाई में उस अभियुक्त के साथ साथ 3-4 और लोग खड़े कराए जाते हैं या कुछ लोगों की ग्रुपिंग में परेड कराई जाती है या फिर फोटो भी दिखाई जाती है या वीडियो क्लिप दिखाई जाती है अगर उसकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो इस तरह से कई सारी चीजें उसके माध्यम है जिसके माध्यम से पहचान कराई जाती है। लेकिन साथ में ये भी निश्चित है कि इसमें एक प्रोविजो लगा हुआ है जो ये कहता है कि यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो शनाख्त करने की ऐसी प्रक्रिया न्यायिक मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण के अधीन होगी। यानी अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है, चाहे वो शारीरिक रूप से डिसेबल्ड हो या मानसिक रूप से डिसेबल्ड हो, तो इसकी जो निगरानी है, इसका जो सुपरविजन है वो कोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाएगा कि उस व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की उन पद्धतियों का प्रयोग करते हुए शिनाख्त की जाए जो उस व्यक्ति के लिए सुविधापूर्ण हो। अब विकलांग व्यक्ति जो दिव्यांग व्यक्ति होता है या डिसेबल्ड व्यक्ति होता है वो कई तरह से हो सकता है, यहाँ पर दिया है मानसिक और शारीरिक दोनों। तो हो सकता है कि वो आंख से देख नहीं पाता हो, तो ऐसे कंडीशन में जिस व्यक्ति की शनाख्त की जानी है उसकी ब्रेल लिपि में फोटो उकेरित की जाती है क्योंकि देख तो सकता नहीं है, या अगर उसने आवाज सुन रखी हो तो उस कंडीशन में उसकी ऑडियो सुनाई जाती है। तो ये बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो आपको रूलिंग्स में मिल जाएगी। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए या होम एग्जाम देने के लिए इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब अगर प्रैक्टिस करते हैं तो नेचुरली शनाख्त की कार्रवाई और ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए या उसको जुडिशियल है या नहीं इसको रेज करने के लिए इन चीजों की जानने की आवश्यकता होगी। इसी तरह से एक दूसरा प्रोविजो जुड़ा हुआ है कि प्रोवाइडेड फर्दर, परंतु यह और कि यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो शनाख्त किए जाने की प्रक्रिया का वीडियो फिल्म भी तैयार किया जाएगा। ये पहले वाले से जुड़ा हुआ ही है। पहले तो केवल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सुपरविजन का प्रोविजन था, लेकिन बाद में ये प्रक्रिया पूरी तरह से जुडिशियस है या नहीं इसको निर्धारित करने के लिए एक प्रोविजो और लगा दिया गया कि इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी ताकि
इस शिनाख्त की कार्रवाई की अगर मेलाफाइड प्रोसीजर के बेसिस पर चैलेंज किया जाता है तो जो हायर अथॉरिटी है वो वीडियोग्राफी के माध्यम से देख सके कि इसकी शिनाख्त की कार्रवाई किस प्रकार से की गई थी। इसके बाद एक सेक्शन 55 है, इसमें भी कोई बहुत बड़ा प्रोविजन नहीं है, जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं। प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट्स सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट, जब बिना वारंट के कोई पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए किसी अधीनस्थ को नियुक्त करता है, यानी एसएचओ ने किसी सब इंस्पेक्टर को नियुक्त किया कि उसको अरेस्ट करके ले आओ, तो उस वक्त क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ये सेक्शन 55 में है और उसके दो सब क्लॉजेज हैं। पहला सब क्लॉज ये कहता है 1 कि जब अध्याय 12 के अधीन अन्वेषण करता हुआ, इन्वेस्टिगेशन के प्रोविजंस अभी हम लोग ने पढ़े नहीं है, हमने उसको डिस्कस नहीं किया है, 165 ऑनवर्ड वो होगा तो इसके बाद उसको स्टार्ट करेंगे। कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या कोई पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से किसी ऐसे व्यक्ति को जो वारंट के बिना विधि पूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता है, वारंट के बिना कब गिरफ्तार किया जा सकता है इसकी चर्चा हम सेक्शन 41, 42 इन सब में कर चुके हैं, तो आपको ध्यान होगा। वारंट के बिना अपनी उपस्थिति में नहीं अन्यथा गिरफ्तार करने की अपेक्षा करता है, तब वह व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया जाएगा किया जाना है उस अपराध का या अन्य कारण का, उस अपराध का या अन्य कारण का जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है विनिर्देश करते हुए लिखित आदेश उस अधिकारी को सौंपेगा जिससे अपेक्षा की जाती है कि वह गिरफ्तारी करे, और इस प्रकार अपेक्षित अधिकारी उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करना है उस आदेश का सार गिरफ्तारी करने से पूर्व सूचित करेगा, और यदि वह व्यक्ति अपेक्षा करे तो वह उसे आदेश दिखा देगा। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसे जो वारंट के बिना विधि पूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता है और जो पुलिस अधिकारी वो अपेक्षा भी करता है कि उसको गिरफ्तार किया जाना है, और उस अपराध का या अन्य कारण का जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है, ये सारी चीजें रिटन में लिखा जाएगा। ठीक है, रिटन में लिखने के बाद यानी एक तरह से रिटन ऑर्डर होगा अरेस्ट करने का, और जो भी अधिकारी है वो अपने सबऑर्डिनेट अधिकारी को यह आदेश देगा, तो यह आदेश रिटन में होना चाहिए, और तब उसके बाद वो उसको दिखाकर वारंट उसको आदेश दिखाकर उसको अरेस्ट कर सकता है। इसी में सब क्लॉज 255 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि उपधारा 1 की कोई बात किसी पुलिस अधिकारी की धारा 41 के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगा। यानी 41 में जो प्रोविजन है वो तो एज इट इज रहेगा ही, लेकिन 41 के अलावा इन्वेस्टिगेशन दौरान यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये बता दूं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन आप लोग पढ़े नहीं है इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन होगा। 41 में जो ग्राउंड है वो तो 3 ग्राउंड है कि जबकि उसके खिलाफ कंप्लेंट हुआ हो, या फिर उस पे किसी गंभीर अपराध करने का पुलिस को संदेह हो, या पुलिस को युक्त इत्तला प्राप्त हो चुकी है कि ऐसा व्यक्ति कोई अपराध किया है या करने में सम्मिलित है। ये तो ग्राउंड है 41 के। लेकिन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति और है जिसका नाम सामने नहीं आया है, लेकिन उसको अरेस्ट किए बिना उस मामले की तत्काल उसकी सही जांच नहीं हो सकती। और साथ ही साथ इंडियन एविडेंस एक्ट आपने पढ़ रखा होगा, उसके सेक्शन 27 में प्रोविजन है कि उससे जो है जो बहुत सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए जा सकते हैं किसी व्यक्ति से। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी कई ऐसे लोग सामने आ सकते हैं जिसको ये आवश्यकता हो कि उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए। तो जब उनको अरेस्ट किया जाना है तो ऐसे कंडीशन में पुलिस को अपने हायर अथॉरिटी से आदेश लेना पड़ता है, और वो व्यवस्था सेक्शन 55 में दे रखी है कि जब पुलिस अधिकारी सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ ऐसे किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाना है जिसको बिना वारंट के भी अरेस्ट किया जा सकता था, यानी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि वो हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व है या उसने हीनियस क्राइम इनडायरेक्टली किया है, जैसे अबेटमेंट का ही काम है, तो ऐसे कंडीशन में चूंकि एफआईआर नहीं है इसलिए पुलिस वो मोटो अरेस्ट नहीं कर सकती, तो वहां पर उच्च अधिकारियों से आदेश लेना पड़ता है। तो जब ऐसा कोई अधिकारी उसको अरेस्ट करने के लिए आदेश देगा तो वो आदेश कैसा होगा,
वो आदेश 55 सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग होगा। उसमें वो घटना भी बताई जाएगी, यानी किस कारण से अपराध किया जा रहा है उसको सूचित भी किया जाएगा, और उसके बाद उस रिटन ऑर्डर पर सबऑर्डिनेट अधिकारी पुलिस का अरेस्ट करने जाएगा, और आवश्यकता होगी तो उसको वो ऑर्डर दिखाएगा भी। तो इस तरह से ये सेक्शन 55 सब क्लॉज 1 के प्रोविजन है। और सेक्शन 55(2) ये भी मैंने आपको बता दिया कि इस तरह के आदेश पर 41 कोई प्रभाव नहीं डालेगा, यानी 41 में जो ग्राउंड है वो तो है ही। ये काम आता है जब 41 के आधार पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। 41 तो नामजद लोगों को गिरफ्तार करने के लिए होता है, और बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब किसी और को गिरफ्तार करना पड़े तो वहां पर 55 काम आता है। इसी में एक छोटा सा प्रोविजन और जुड़ा हुआ है, 55A, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन। यहाँ बीच बीच में कई जगह पे आप देखेंगे कि पुलिस के ऊपर लायबिलिटी इंपोज की गई है, तो 55A में भी एक तरह की लायबिलिटी इंपोज की गई है। और ये बहुत छोटा सा प्रोविजन है। ये कहता है कि अभियुक्त के स्वास्थ्य और सुरक्षा की युक्तियुक्त सावधानी रखने का कर्तव्य अभिरक्षा रखने वाले व्यक्ति का होगा। हालांकि सीआरपीसी में कई बार चर्चा करता हूं कि ये सब आइडियल पोजीशन है। 55A के रहते हुए भी आप देखेंगे कि अभी रिसेंटली जो कानपुर का एक क्रिमिनल था जिसके रास्ते में गाड़ी पलट गई और उसकी डेथ हो गई, तो ये सारी चीजें फिर भी हो जाती हैं। कई बार कस्टोडियल डेथ हो जाती है, पुलिस किसी एक्यूज्ड को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट ले जाती है ट्रांसपोर्टेशन में, और उसकी डेथ हो जाती है, बावजूद इसके कि 55A के प्रोविजन बने हुए हैं। तो ये सब कुछ क्रिटिसिजम्स हैं सीआरपीसी के। इसके बाद सेक्शन 56, पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और पुलिस इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो इसकी चर्चा भी कई बार कर चुके हैं कि विद इन 24 आवर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना होता है। इसके जो लीगल प्रोविजन है वो सेक्शन 56 में दिया हुआ है। वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी अनावश्यक विलंब के बिना और जमानत के संबंध में इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाएगा या भेजेगा। तो जब किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया है तो उसमें अगर वो गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति कोई सबऑर्डिनेट है, यानी सब इंस्पेक्टर लेवल का आदमी है या कोई अन्य है, तो कोई अन्य व्यक्ति है, तब पहले तो वो पुलिस अधिकारी के समक्ष लाएगा, और फिर पुलिस अधिकारी के द्वारा ही अरेस्ट किया गया है या पुलिस अधिकारी के समक्ष ले आया गया है तो वो उसे विद इन 24 आवर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा कंसर्निंग मजिस्ट्रेट में। इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है अनावश्यक विलंब। अनावश्यक, तो आवश्यक विलंब क्या होता है? नेचुरली ये क्वेश्चन उठता है। नेचुरल विलंब ये है कि अगर जहां पर उसे अरेस्ट किया गया और वहां से मजिस्ट्रेट के यहां तक जाने में रास्ते का जो समय लगेगा उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, वो आवश्यक विलंब है। अब मान लीजिए कि एक ही रास्ता है और रास्ते में किसी तरह की ट्रबल हो गई, मान लीजिए कि बहुत आंधी तूफान चला और पेड़ गिर गया, जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, पैदल भी आदमी नहीं जा सकता, तो नेचुरली जब वो रास्ता क्लियर होगा उसके बाद ही ट्रैफिक चलेगी, तो वहां पर ये जो डिले है वो लॉजिकल डिले है। लेकिन इलॉजिकल डिले क्या है कि आपने उसको थाने में तो बंद करके रखा और उसकी कुटाई की और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया। तो इसलिए ये सारी प्रोविजन बने हुए हैं कि जब एक्यूज्ड को लाया जाता है तो थाने में उसकी आमद दिखाई जाती है, कितने बजे वो थाने में लाया गया ये भी दिखाया जाता है, और उसके बाद मजिस्ट्रेट के यहाँ जब ले जाता है चलानी गार्ड तो उस समय कितने बजे उसको थाने से रिलीज किया गया इसकी भी नोटिंग होती है, ताकि ये पता चले कि थाने में वो कितने समय तक था और थाने से कब मजिस्ट्रेट के यहाँ जाने के लिए प्रोसीड किया, और जब मजिस्ट्रेट के यहाँ जाता है और चलानी गार्ड उसको लेकर जब पेपर देता है कोर्ट में तो वहां पर रिकॉर्डिंग हो जाती है कि कितने बजे वो रिपोर्ट किया मजिस्ट्रेट के पास। तो इससे ये पता चल जाता है कि रास्ते में कितना समय लगा, तो रास्ता कितना बड़ा था, कितना लंबा था, ये सारी चीजें वहां से ड्यूरिंग ट्रायल ये सारी चीजें निकल के आ जाती है। इसके बाद एक छोटा सा प्रोविजन सेक्शन 57 में है जो ये कहता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना।
ये प्रोविजन पहले वाले में ही मिला हुआ है, लेकिन ये अलग से लिखने की ये वजह हो सकती है कि एक्सेप्शनल केस में 24 आवर से भी अधिक रखा जा सकता है। कब? जबकि उसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में गिरफ्तार किया गया हो। इसके अलावा कोई कारण नहीं है कि 24 घंटे से अधिक उसको मजिस्ट्रेट के थाने में रखा जाए। तो इसके प्रोविजन इस तरह से है कि कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में नहीं रख सकेगा जो उस मामले की सब परिस्थितियों में उचित है, तथा ऐसी अवधि मजिस्ट्रेट के द्वारा 167 के अधीन विशेष आदेश के अभाव में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक की नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस व्यक्ति को अपने पास और ज्यादा रखने की आवश्यकता है, तो वहां पर पुलिस जो है मजिस्ट्रेट से उस व्यक्ति को रिमांड पे मांग सकती है, लेकिन पूछताछ करने के लिए 24 घंटे से अधिक रख नहीं सकती। ऐसा नहीं कर सकती कि साहब पूछताछ पूरी नहीं हुई इसलिए हम मजिस्ट्रेट के सामने नहीं लाए। मजिस्ट्रेट के सामने तो विद इन 24 आवर लाना ही लाना है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसमें 24 आवर में केवल वो समय नहीं जोड़े जाएंगे जो कि रास्ते को कवर करने के लिए लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं किसी थाने में कोई अभियुक्त को अरेस्ट करके पुलिस लाई और उस अभियुक्त को नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ ले जाना है और वहां से मजिस्ट्रेट के यहाँ तक लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है वो बहुत ज्यादा नहीं है और 6 घंटे का समय लगता है, और उस कंडीशन में मजिस्ट्रेट के यहाँ तक जाने में 30 आवर्स लग गए, तो वहां पर ये विद इन 24 आवर ही माना जाएगा, क्योंकि रास्ते का जो समय है वो घटा दिया जाता है। लेकिन अगर उसे तहकीकात पूरी नहीं हुई तो उस कंडीशन में पुलिस जो है पूछताछ करने के लिए या सबूत इकट्ठा करवाने के लिए और इससे पूछताछ की आवश्यकता है ऐसा कह के रिमांड पर ले सकती है, और वहां अगर मजिस्ट्रेट को उचित लगता है तो मजिस्ट्रेट उसे रिमांड पर देगा। इसके साथ सेक्शन 58 के प्रोविजन है, ये भी बहुत छोटा सा प्रोविजन है कि पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को या अपने अपने थानों की सीमाओं के अंदर वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए सब व्यक्तियों के मामलों की रिपोर्ट करेंगे, चाहे उन व्यक्तियों की जमानत ले ली गई हो या नहीं। तो कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसकी डुप्लीकेसी भी है। पहले भी सीआरपीसी में आपने पढ़ा था कि एक सूचना केंद्र ब्यूरो बनाया जाएगा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होगा और स्टेट लेवल पर भी होगा। वहां पर जब भी कोई अधिकारी किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है तो उसकी सूचना तुरंत दी जाती है। तो वो इससे रिलेटेड ही है कि जब भी कोई भारसाधक अधिकारी यानी कि एसएचओ लेवल का आदमी जिला मजिस्ट्रेट को यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, डीएम को, तो पुलिस थानों के भारसाधक अधिकारी डीएम को या अपने अपने थानों की सीमाओं के अंदर वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के मामलों की रिपोर्ट करेंगे, चाहे वो व्यक्ति जमानत ले ली गई। तो अगर कोई भी अरेस्ट करके आता है तो एसएचओ, वो जो अधिकारी सब इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी है, अपने एसएचओ को सूचित करेगा और वो एसएचओ थाने लेवल पर तो उसकी एंट्री करेगा ही करेगा, साथ में डीएम कार्यालय को भी सूचित करेगा कि ऐसा व्यक्ति अरेस्ट किया गया है। ये अलग बात है कि उसने बाद में बेल ले ली या नहीं ले ली, क्योंकि अच्छी तरह से आप जानते हैं कि अगर उसकी बेल कैंसिल हो भी गई तो वो थाने में नहीं रहेगा, वो कहाँ जाएगा, जेसी में जाएगा। तो इसलिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति को बेल मिल गया या नहीं मिल गया, वो अरेस्ट हुआ इसकी सूचना डीएम तक जाएगी। ये 58 के प्रोविजन है। एक 59 बहुत छोटा सा है कि पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन यानी डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रिहेंडेड कब होगा, ये कब उस व्यक्ति को उन्मोचित कर दिया जाएगा यानी छोड़ दिया जाएगा। पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को उन्मोचन उसी के बंध पत्र पर या जमानत पर या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अधीन ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी 59 एक तरह से पुलिस को यह पावर भी देता है डिस्चार्ज करने का कि अगर आपने अरेस्ट कर भी लिया है तो पुलिस को यह पावर है कि वो उसे बॉन्ड पर बेल बॉन्ड पर्सनल निजी मुचलका कहा जाए इसको,
तो पर्सनल बेल बॉन्ड पर वो रिहा कर सकता है, चाहे वो प्रतिभूति सहित हो या प्रतिभूति रहित हो। इसके प्रोविजन पहले भी आपने पढ़ चुके हैं कि जब पुलिस कहीं नाम पता निश्चित करने के लिए किसी को अरेस्ट करता है और उससे पता लगा लेता है उसका सही नाम पता स्थान, तो उसके बाद वो चाहे तो प्रतिभूति सहित या प्रतिभूति रहित बॉन्ड पर उसको रिलीज भी कर सकता है। लेकिन वो पावर जो रिलीज करने का पुलिस को मिलता है वो कहाँ मिलता है? वो सेक्शन 59 सीआरपीसी के अंतर्गत मिलता है। तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जब ये पूछा जाता है प्रश्न कि किसी पुलिस अधिकारी को किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बॉन्ड पर रिलीज करने का अधिकार किस प्रोविजन के अंतर्गत मिलता है, तो आपका आंसर ये होगा कि अंडर सेक्शन 59 ऑफ द सीआरपीसी पुलिस कैन रिलीज द पर्सन ऑन पर्सनल बेल बॉन्ड। तो यहाँ पर सामान्यतः छोटे अपराध के मामले में पुलिस उसको रिहा कर देती है बॉन्ड एक्सिक्यूट करा के, और अदरवाइज अगर वो किसी हीनियस क्राइम में या किसी 7 वर्ष तक की सजा के अपराध में भी है तो पुलिस उसको पकड़ के मजिस्ट्रेट के पास ले जाती है और मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से ही उसको बेल होता है। जो 59 के प्रोविजन पर पुलिस खुद जो अरेस्ट करके छोड़ती है वो सामान्यतः ऐसे मामलों में करती है जिसमें कि पॉलिटिकल गिरफ्तारियां होती हैं, जैसे कोई स्टूडेंट मूवमेंट वगैरह हो गया और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया तो अरेस्ट करके थाने में लाती है, अरेस्ट तो दिखाती है और उसके बाद घंटा 1.5 घंटा बाद जब माहौल शांत हो जाता है तो उसे निजी मुचलके पर छोड़ दिया करती है। इसके बाद अरेस्ट के जो प्रोविजन है उसके लास्ट यानी चैप्टर 5 का लास्ट सेक्शन 60 ये आपके सामने है, पावर ऑन एस्केप टू परस्यू एंड रिटेक। चूंकि पुलिस को अरेस्ट करने का पावर है तो अरेस्ट करने के बाद कई बार अभियुक्त जो है भागने का भी प्रयास करता है, तो अगर कोई अभियुक्त भागने का प्रयास करे तो उसके लिए पुलिस को क्या पावर है, ये सेक्शन 60 इसके लिए प्रोवाइड करता है। और वो कहता है सेक्शन 60 का प्रोविजन, ये इसमें 2 सब क्लॉजेज है। सब क्लॉज 1 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अव्यवस्था से निकल भागता है या छुड़ा लिया जाता है, देखिए इसमें 2 वर्ड लिखा है कि अभिरक्षा से निकल भागता है या छुड़ा लिया जाता है, इसका मतलब या तो वो खुद अपने प्रयास से निकल के भागे या वो पकड़ के पुलिस उसको ले जा रही है और कुछ लोग ने अटैक किया और उसके बाद उसको भगाकर ले गए। तो जैसे कुछ समय पहले आपको याद होगा कि आनंद पाल सिंह की अरेस्ट हुई थी अजमेर में और उसको कुछ लोग ने अटैक किया और उसको आनंद पाल को छुड़ाकर भगाकर ले गए। तो यदि कोई व्यक्ति अभिरक्षा से निकल भागता है या छुड़ा लिया जाता है तो वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से वह निकल भागा है या छुड़ाया गया है उसका तुरंत पीछा कर सकता है, ठीक है, और भारत के किसी स्थान में उसे पकड़ कर गिरफ्तार कर सकता है। यानी अगर वो पुलिस कस्टडी से निकल भागा है तो जिसकी कस्टडी से वो जा रहा था उसको ये अधिकार है कि वो व्यक्ति उसका पीछा करे और फिर जुरिस्डिक्शन का कोई ख्याल नहीं करेगा, वो जहां तक वो व्यक्ति जाएगा वहां तक उसको पावर है कि उसको पीछा करके उसको पकड़ के और फिर से गिरफ्तार कर सके। सब क्लॉज 2 ये कहता है कि उपधारा 1 के अधीन गिरफ्तारियों को धारा 47 के उपबंध लागू होंगे, भले ही ऐसी गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति वारंट के अधीन कार्य न कर रहा हो और गिरफ्तारी करने का प्राधिकार रखने वाला पुलिस अधिकारी न हो। अब आप 47 के प्रोविजन पहले पढ़ चुके हैं और आपके पास अगर सामने ही बेयर एक्ट हो तो आप उसमें देख सकते हैं कि 47 में क्या प्रोविजन थे। 47 के प्रोविजन थे कि उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। तो जब कोई व्यक्ति अभिरक्षा से निकल भागा है और उसको पीछा किया जा रहा है, पीछा करते समय पुलिस उसका पीछा करेगी और वह व्यक्ति जब कहीं किसी स्थान में ऐसी जगह छुप गया है तो वहां पर फिर 47 के प्रोविजंस लागू होंगे और पुलिस उस स्थान पर बिना वारंट के भी घुसकर उसको अरेस्ट कर सकती है। और लास्ट प्रोविजन है 60 सब क्लॉज 60A। इसमें गिरफ्तारी सर्वथा संहिता अनुसार ही की जाएगी, एक इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। ये भी एक तरह से लायबिलिटी इंपोज करती है पुलिस के ऊपर कि इस संहिता के प्रावधान के या तत्समय प्रवृत्त अन्य कोई विधि के गिरफ्तारी के लिए उपबंध के सिवाय गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। ये एक तरह से पोस्ट फैक्टो लॉ का भी काम करता है कि जब तक कोई कानून नहीं है
तब तक कोई ऑफेंस नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति ऑफेंस, कोई ऐसा कार्य करता है जो किसी व्यक्ति को या पुलिस अधिकारी को गलत लगता है, लेकिन उस कार्य को किसी विधि के अंतर्गत गलत नहीं ठहराया गया है, ऑफेंस नहीं ठहराया गया है, तो उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तो एक तरह से 60A संरक्षा करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि पूरे अरेस्ट के प्रोविजन में कई चीजें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं। पहली बात तो यह है कि अरेस्ट कौन कर सकता है, दूसरी बात है अरेस्ट कब कर सकता है, तीसरी चीज यह है कि अरेस्ट की प्रक्रिया क्या होगी, चौथी बात यह है कि अरेस्ट करने पर पुलिस के क्या दायित्व होंगे और जो गिरफ्तार किया जाएगा उसके क्या अधिकार होंगे। तो इस तरह से अधिकार और दायित्व दोनों की बातें की गई है। उसके अलावा कुछ प्रिकॉशंस की बात की गई है कि पुलिस को क्या अधिकार, प्रिकॉशंस दिए गए हैं। तो इस तरह से ये 5-6 हेड्स के अंतर्गत ये सारे नोट्स भी आप बना सकते हैं। ये एक दूसरा तरीका है पढ़ने का। ये जो हमने अभी बताया ये एग्जामिनेशन पर्पस से, होम एग्जामिनेशन पर्पस से आपको प्रोविजंस लिखने होंगे, लेकिन इस प्रोविजंस को आप अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं। अगर ये कोर्स कंप्लीट हो गया तो मैं दोबारा उसकी भी कोशिश करूंगा कि अलग कैटेगरीज में बनाकर इसको आपको बताऊं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तो अरेस्ट के प्रोविजन आज कंप्लीट, और नेक्स्ट टर्न से हम कोर्ट में किसी को अपीयर कराने के लिए क्या क्या प्रोसेस है इसकी हम चर्चा करेंगे, जो सेक्शन 61 ऑनवर्ड होगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।